जय माता दी। जय माता दी सर। मेरे साथ रवि शंडू है और हम लोग आज सत्य संग में जेई एग्ज़ाम के ऊपर बात करेंगे। मैं पर्सनली 2005 से बच्चों के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को दूर से नहीं, बड़ी पास से देख रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स अच्छे टीचर्स से पढ़ते हैं, बड़े बड़े मेहनती बच्चों के साथ मैंने काम किया जो आज वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। मैंने उन बच्चों से काम किया जिन्होंने इंडिया के प्रेस्टिजियस कॉलेजेस से पास आउट किया, उनमें से कुछ बच्चों ने आईआईटी में भी पास आउट किया। अब वो एक हम रिमोटेस्ट एरिया ही बोलेंगे इंडिया का, लद्दाख, वहाँ पे बैठ के बच्चों को तैयार करा रहे हैं, साइंस पढ़ा रही हैं। और ख़ुद उन्होंने आईआईटी से एमएससी किया और उस टाइम पे उन्होंने बड़े अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लिया, मेहनत की। इन सब के बीच में एक बड़ा समय गुज़र गया, 20 साल का। तो जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो कई चीज़ें हैं जो मेमोरी में ट्रेसेस हैं और कई चीज़ें ऑब्ज़र्व हुई जिनके जवाब अब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई, यूएस में ही हुई। रवीश, इसको देख के आप बोलोगे सर आप बोल रहे यूएस में ही हुई। उन्होंने ऐसे ऐसे मॉडल दिए कि हम रिसर्च कर पाए, हम लोग वर्कआउट कर पाते हैं, हमें जाना नहीं पड़ता यूनिवर्सिटीज़ में देने के लिए। और हम उन्हें घर बैठ के जब रिसर्च की तो जो परसेप्शंस नहीं थी, जो फैक्ट्स माइंड में दिख रहे थे, वो काफ़ी हद तक सामने आ गए। मैं स्टार्ट करूँगा इस जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके। आज रिज़ल्ट निकला है 2025 का। हमें खुशी भी है कि हमने नीट श्योर प्रोग्राम, जेई श्योर प्रोग्राम बनाया था और जेई श्योर में एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम के बहुत से बच्चों ने आईआईटी एडवांस के लिए क्वालिफाई किया और वो खुश हैं। लेकिन मैं उतना खुश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं भारत की जब पूरी पिक्चर देख रहा हूँ तो हमारा बहुत बड़ा टैलेंट जो है, जो साइंस टेक्नोलॉजी की ग्रोथ में काम कर सकता था, वो उतना काम नहीं कर पा रहा है। और ग्लोबल रैंकिंग में भारत 40th पैदान पे है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वो होता है जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर देखा जाता है कि इनोवेशन क्या हो रही है। जैसे कि मोबाइल बन रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है, नए नए प्रोसेसेस बन रहे हैं, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन कितना है, इन्वेंशंस कितनी हो रही हैं, डिस्कवरीज कितनी हो रही हैं, नए नए प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं। तो उन सबको जब मैंने देखा तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा जो जो योगदान है ना, वो एक बच्चे के एटीट्यूड का है, स्वभाव का है, उसकी नेचुरल क्रिएटिव थिंकिंग का है, उसकी वर्किंग का है। वो खाली ट्रेनिंग और प्रोसेस का नहीं है। तो मैंने तभी आज कहा कि हम जेई पे बात करें क्योंकि हर जगह जेई के बारे में बात हो रही होगी, तो ये भी देखना ज़रूरी है। एक तरफ जहाँ पे बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है, जहाँ पे बहुत बहुत बूस्ट किया जा रहा है, वहाँ पे कुछ फिगर्स मैं लेके आया हूँ। मैंने 2009 से लेके एक जर्नल फिगर्स उठाई, मैं एक एक करके बात करूँगा। हम 2009 का एग्ज़ाम लेते हैं कि कितनी परसेंटेज वाले ने जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था, मतलब परसेंटेज जो कि एक सिंपल एग्ज़ाम में होती है 33%। हम ये मानते नहीं है कि पेपर टफ़ होता है, पेपर भी टफ़ होता है, पेपर टफ़ बनाया जाता है। हम हर पहलू पे बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि टफ़ पेपर होता है, लेकिन उस टफ़ पेपर में जो 23% मार्क्स लेता है वो भी क्वालिफाइड है। दूसरे साल हम देखते हैं 2010 में 12% भी क्वालिफाइड है, 12%। फिर 2011 में 13%। फिर उसके बाद आते 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 ये एवरेज 22-23% पे आती है, जो अभी पिछले कुछ सालों में 26-27% के आगे पीछे रह रही है। मतलब जो बच्चा सिर्फ 26-27% ही ले पा रहा है वो भी हम मान रहे हैं क्वालिफाइड है, और वो बच्चा जो है नॉलेज को अपनी लेके आगे कम्पीट करा। परसेंटाइल की वजह से अब ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि आपने कट ऑफ कितना लिया, अब ये है कि बाकियों ने कितने तुमसे कम लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लिख रहे हो मेरा 90% है, 95% है, उसका ये नहीं मतलब कोई देखे कि इसने 90% मार्क्स लिए हैं। सब लोग जानते हैं, पर आम आदमी को ये बताना ज़रूरी है, जो लोग भारत का ओपिनियन बनाते हैं। परसेंटाइल का मतलब होता है कि आपने 95% लोगों से ज़्यादा मार्क्स लिए, बिल्कुल, और आप उन टॉप 5% में आते हो जिन लोगों को आगे भेजा जाएगा। लेकिन मेरा सवाल है, नॉलेज चेक करना इंपॉर्टेंट था, ना कि कंपैरेटिव एनालिसिस करके आगे भेजना इंपॉर्टेंट था। कि अगर रेस होती है, रेस में फर्स्ट आने वाला वाकई में स्पीड में दौड़ा है या बाकी स्लो दौड़े हैं, और क्या एग्ज़ाम का टफनेस कैसा है, उसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, कितनी इंप्रूवमेंट है। क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो इनोवेटिव थिंकिंग से है, क्रिएटिविटी से, एक्सप्लोरेशन से है, और
एक घूमने फिर के देखने से, फील करने से है। तो मैंने एक एनालिसिस किया आज कि भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 40th पे दाम में क्यों है और यूएस क्यों अच्छे पोजीशन में है। तो उसके ऊपर मैं आ जाऊँगा। मैं यूएस की कोई तारीफ़ नहीं करूँगा, ना मुझे करनी है। हमें भारत को इम्प्रूव करना है, लेकिन हमें देखना है कि हमारे थिंकर्स किसको फॉलो कर रहे हैं, वो इस सिस्टम को रिप्लेस करने का सोच क्यों रहे हैं। तो उसके लिए कुछ चीज़ें सामने आई हैं और मैं उसके बाद आपसे चर्चा करूँगा। आप अपने माइंड के बीच में से देखें कि हमारी चर्चा जो है वो पेरेंट्स की हेल्प करे, बच्चों की हेल्प करे, जो आज ये सोच रहे होंगे कि हम उन 95% में आ गए जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो उन 5% में नहीं आ पाए। तो इसका मतलब एग्ज़ाम इस किस्म का डिज़ाइन है कि जो हो ही नहीं पाता है। तो दिस इज़ नॉट ए वेरी गुड थिंग टू अंडरस्टैंड। अगर 10 लाख बच्चों ने या 12 लाख बच्चों ने भारत के सोचा कि हम साइंस को एज ए कैरियर लेंगे, तो यहाँ तो इनोवेशन की, जिसको बोलते हैं ना, बाढ़ आ जानी चाहिए। इनोवेशन होनी चाहिए। लेकिन वो लोग क्यों नहीं अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कि हम इस एग्ज़ाम से बाहर भी सोचें, हम इस प्रोसेस से थोड़ा अलग सोचें, हम इनोवेशन की तरफ जाएं, हम साइंस के कोर कंसेप्ट को समझें, हम मैथ के कोर कंसेप्ट को समझें और रेस में ना दौड़ें। और रेस में दौड़ा कौन रहा है इनको, उस पर भी बात करेंगे। तो साइंटिफिक का टेम्परामेंट का लेना देना है। मैंने थोड़ा नोट्स बनाए हुए हैं, आज बात बड़ी टेक्निकल है। तो क्यूरियोसिटी का, एबिलिटी टू मॉडल सिचुएशन मैथमेटिकली, दैन क्रिटिकल थिंकिंग है। जैसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं कि जेई को लेके बड़ी पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम को लेके, बिकॉज बहुत से बच्चा रिजेक्ट हो रहा है। और उन बच्चों में कोई डायमंड्स भी होंगे जो आगे चल के बहुत अच्छी रिसर्च करेंगे। तो हमने कुछ ना एनालिसिस किया कंट्री लेवल पे। मैंने 3-4 कंट्रीज़ का देखा जो कुदरती रैंकिंग में बहुत अच्छी हैं, और भारत को उनके साथ कंपेयर किया तो हमारे सामने कुछ फैक्ट्स आ गए जिनके बारे में बात करूंगा। लेकिन पहले मैं चाहूँगा रवीश तुम इस पे थोड़ा कमेंट करो। जी बिल्कुल। देखिए, जो बेसिकली आईआईटीज़ की जब नींव रखी गई, जब आईआईटीज़ को बनाया गया भारतवर्ष में, तो उसका मेन रीज़न ये था कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में जो उन्नत देश है, जो लोग ऑलरेडी इवॉल्व देश है, हम उनसे compete कर पाए, हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाए और हम ऑन द होल ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छा कर पाए। ये रीज़न था बेसिक आईआईटीज़ बनने का। लेकिन देखिए क्या हुआ, जब ये आईआईटीज़ बने, चालू हुए और आगे का प्रोसेस जब चला, तो कहीं ना कहीं सरकारों ने भी एक आसान रास्ता चुना। देखिए, अमेरिका जो है, अमेरिका ने कभी भी अपनी जो इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी और डिस्कवरीज़ है और जो सारी इन्वेंशंस हुई, उनको कभी रोका नहीं। और एक बहुत अच्छा फंड जो है वो उस तरफ देते गए लोगों को, क्योंकि देखिए एक आदमी को सस्टेन करने के लिए एक बेसिक पैसा तो लगता है। जब एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई रिसर्च करता है तो उसको इतना प्रोडक्टिव काम नहीं होता वो उस टाइम पे कि उसको डायरेक्ट कहीं से पैसा मिलेगी। जैसे आम शोबे पे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके आईआईटी से नौकरी लग जाता है तो सॉफ्टवेयर कंपनी से पैसा कमाने लग जाता है, क्योंकि वो उसको सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है और वो कंपनी किसी को सॉफ्टवेयर बेच रही है। तो क्या होता है कि रिसर्च में इतना डायरेक्ट पैसा नहीं होता। लेकिन इन सूरतों में क्या होता है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने क्या किया है कि वो अपना कुछ एक बजट का पार्ट जो है वो डेडिकेट करके रखते हैं उन लोगों के लिए, और उनके जो इक्विपमेंट्स या जो उनको खर्च लगेगा उसके लिए पैसा रखते हैं। भारत को सबसे पहले चाहिए कि बजट में एलोकेट करे पैसा रिसर्च एंड फॉर टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों के बहुत बड़ा बजट है आईआईटी। देखिए, आईआईटी का बजट नहीं, मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ। देखिए क्या हुआ, आईआईटी बने उसके लिए, बने थे रिसर्च करने के लिए और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जाने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि आसान रास्ता चुना। और मैं अगर इसको सिंपली, जो एक सिंपल शब्द है, आम भाषा का शब्द है, कि छोटे लालच में फंस गई सरकार भी, सोसाइटी भी, सारे लोग। इन्होंने क्या देखा कि जी हम नॉर्मल इंजीनियर्स पैदा करेंगे, अमेरिका को देंगे, अमेरिकन कंपनीज को देंगे, तो हमारे पास डायरेक्ट ये चाल भी तो हो सकती है पॉलिटिकल, क्योंकि भारत एक नेचुरली टैलेंटेड मुल्क तो है। अमेरिका हो सकता है जानबूझ के फंडिंग दे रहा हो इनोवेशन की बजाय स्टार्टअप को, कि आप स्टार्टअप बनाओ, हम पैसे देंगे, आप उसमें लग जाओगे। क्योंकि आज आईआईटी बूस्ट करता है कि मैंने इनक्यूबेटर बनाया है, मैं इनक्यूबेटर लेके आया हूँ। इनक्यूबेटर किस चीज़ का? आप कोई इंटरप्राइज कर रहे हो। बेसिकली साइंस का काम इंटरप्राइज करना नहीं है, साइंस का काम है इनोवेट करना। साइंस रिसर्च इज टू क्रिएट प्रोडक्ट्स, नॉट टू सेल प्रोडक्ट्स। सेलिंग जो कैट का काम है, वो एमबीए करें उसमें जाके। जब आप एक इंजीनियर से सेलिंग का काम कराएंगे और उसके ऊपर बूस्ट करेंगे,
तो आपका तो फोकस ही बदल गया ना। बिल्कुल वही हुआ ना, ये इधर ये दिस इज व्हाट यू आर सेइंग ना। यही कर तो हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने जानबूझ के फंडिंग दी हो कि जाओ इंडिया में जाके फंडिंग दे दो। हमारे पास अक्सर ये फोन नहीं, इंडिया में जाके फंडिंग दे दो, नहीं तो ये ढूंढ ही लेंगे। आप मैं समझोगे, आप इससे समझोगे कि ये एप्पल का डिवाइस जो भी आता है, आप उस पर देखोगे, उस पर लिखा होता है डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया एंड मेड इन चाइना या ताइवान, ऐसा लिखा होता है ना। आप इससे समझिए, आप देखिए मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि जो देखिए वो चालाक लोग हैं, वो बहुत चालाक रेस है, उनको पता है। मैंने लास्ट टाइम भी हम इंटरेक्शन कर रहे थे यहाँ से इस स्टूडियो से हमारे, तो हमने बात की कि इसमें 500-700 हज़ार रुपये का सामान लगा है और जो 99% पैसा है वो जा रहा है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को। देखिए अमेरिका ने क्या किया, बड़ी चालाकी से ये काम अपने पास रखा, जो कि किसी भी भारत जैसे देश के लिए मुश्किल काम है कि जिस शोबे में, जिस चीज़ में उसको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं आ रहा है और कहीं पे उसको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, अगर वो आईआईटी के बंदों को डायरेक्ट यूएस कंपनीज में भेजे। तो पॉइंट ये है, आज भारत को समझना पड़ेगा कि जो अगर उसको देश हित और जनहित और विश्व हित का काम करना है तो उसको टेक्नोलॉजी में आगे रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री रही है, जो हमारा 5000 8000 साल का इतिहास है, वो कहीं ना कहीं आज की नई टेक्नोलॉजी से भी जुड़ता है। अगर हम देखेंगे जो हमारे वेद हैं, जो हमारे उपनिषद है, जो हम इसको बोलेंगे जो हमारा बेसिक डीएनए है, जीन है, हम टेक्नोलॉजी के ऑलरेडी लोग थे, हम टेक्नोलॉजी के लोग हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी में रहना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि आईआईटी से जो ये काम करवाते हैं, आप मुझे बताइए सरकार के पास इस टाइम पे क्या प्लान है जो 12 से 15 हज़ार इंजीनियरिंग कॉलेज जो हैं जो खाली पड़े हैं अभी। देखिए जो अमेरिका को लोग चाहिए ना, वो वाले कॉलेज भी बना सकता है, लेकिन आईआईटी में, जैसे मैं आईआईटी जम्मू विजिट किया हूँ मैं काफ़ी बार, तो मैंने देखा है कि बहुत मेहमूद इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैंने अपने कॉलेज, जो हमारा कॉलेज होता था, उससे कंपेयर किया तो मतलब कि कुछ भी नहीं है। क्लासरूम्स जो है ऑडिटोरियम जैसी हैं, लैब्स हर तरीके की हैं, सुपर कंप्यूटर्स, हर चीज़, बॉयलर्स, जो भी चीज़ चाहिए होती है बेस्ट है। तो आप इसको थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड बनाइए। और जो आपका एग्ज़ाम है, ये जो आप क्या चीज़ मुझे आपने बिल्कुल समझाया, लेकिन मुझे समझ नहीं है कि ये क्या चेक करना चाहते हैं। ये मेमोरी चेक करना चाहते हैं, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच, जो साइंस को समझना, जो आपने उल्लेख किए जिन वर्चूज़ के कि ये वर्चू होने चाहिए साइंस को समझने के लिए, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं क्रैमिंग और एक मेमोरी का एग्ज़ाम है। ज़्यादा मेमोरी का भी नहीं है रविश। ये बेसिकली क्या है कि इसमें ये चीज़ आती है कि अगर आपको एक जहाज़ उड़ाना था, जहाज़ बनाना था या कोई फ्लाइंग डिवाइस बनानी थी, तो आपको वंडर करना था, आपने देखना था, आपने ऑब्जर्व करना था, फिर आपके ब्रेन में एक प्रोसेस बनना था, तो आपने समझना था कि फ्लाई कैसी होती है। आपने वो नहीं किया, आपने 100 क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के सॉल्व कर दिए। मैं वही बिल्कुल, और आपको लगा कि अब ये प्रोजेक्टाइल सॉल्व कर दिया तो अब इस प्रोजेक्टाइल की तरह मैं उड़ा भी सकूंगा चीज़ों को। ये चीज़ें मिसिंग है। आखिरी ब्रिज जो था, मुझे लगता है कि जो आखिरी ब्रिज था टेक्नोलॉजी में इनोवेशन का, उसको कभी बनाया नहीं गया। कि जो आपने बिल्कुल सही समझाया कि एरोप्लेन का उड़ना नहीं समझाया कि कैसे है, उसको हाइपरबोला, पैराबोला ये सब समझा दिया, उसने मेमोराइज किया, एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया। देखो मैं आपको फिर टोकूंगा, बार बार मेमोराइज करता हूँ, क्योंकि आपकी कॉमन सेंस में भी ना एक चीज़ डाली गई है कि मेमोरी नेगेटिव है। नहीं, आपका पूरा कंप्यूटर जो काम करता है ना, प्लीज़ फॉर गॉड सेक, आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी मेस इस पॉडकास्ट में। आप ये समझे कि वी आर फॉर एडवांस कंप्यूटर क्रिएटेड बाय ऑलमाइटी गॉड। अगर हम इंसानों ने कंप्यूटर्स बनाने थे और आज वो कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सेल्फ सस्टेनेंस मॉडल की तरफ चल रहे हैं, रोबोटिक्स तो बन गए, लेकिन ऐसे रोबोट बन जाएंगे जो बैटरी भी कुछ चार्ज कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन वो सारा बेस किस पे होगा? स्टोर्ड मेमोरी पे। बिल्कुल इसी तरह हर एक इंसान की जो मेमोरी है वही अल्टीमेटली बनती है, क्रिएटिविटी की नहीं बनती है, वो एक रिसोर्स बनती है उसके लिए, रैंडमनेस बढ़ाती है और उसको क्रिएटिविटी में हेल्प करती है उसकी मेमोरीज में। एक मिस्टीरियस बीइंग है इंसान की, जो शायद हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं। जो जहाज़ उड़ते हुए देख के कोई इंसान डीप थिंकिंग में जाता है, उसकी मेमोरी में कोई लॉजिक नहीं होता, कोई उसके सोर्स नहीं होती, लेकिन वो ऑब्जर्व करके अपने 2 हाथों की ताकत से आहिस्ता 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 इनोवेट कर लेता है और वो जहाज जैसा स्ट्रक्चर बना के फ्लाई भी करा लेता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम को जितना पॉपुलराइज कर दिया गया, आज घरों में मिठाइयाँ बट रही हैं, हमारा बच्चे ने जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम टॉप कर दिया, हमारे बच्चे ने ये कर दिया, लेकिन जब मैंने डीप डाइव किया इसके अंदर, 20 साल से कर रहा हूँ, मुझे लगा कि हम सर्च करें, हम वर्कआउट करें कि भारत इनोवेशन में कहाँ खड़ा है।
इनोवेशन में हम कहीं खड़े ही नहीं हैं। हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं कि ये जो 10 लाख बच्चा था, ये 10 लाख बच्चा बहुत से किस्म के मोबाइल इंटरफेस बना सकता था, बहुत से किस्म के कैमरा डिवाइसेस बना सकता था, ये बहुत से एआई के साथ इंटीग्रेट करने के लिए पैरेलल स्ट्रक्चर बना सकता था। लेकिन जब इस बच्चे को पिछले 4 साल कंटिन्यूसली एक प्रोसेस में डाला गया टू परफॉर्म, एंड परफॉर्म भी क्या, बाय सिटिंग ऑन अ बुक एंड सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड परफॉर्मिंग, एंड देन परफॉर्मेंस में 94% रिजेक्शन, और उसकी रिजेक्शन के बाद जो उसके ऊपर बर्नआउट फीलिंग आई। अच्छा, जिन्होंने सिलेक्ट भी हो गए वो तो बर्नआउट है ना, टोटली मेंटली एग्जॉस्टेड है, तो वो क्रिएटिविटी की तरफ उनका फोकस ही नहीं रहा। अब वो कहेंगे कि मुझे किसी तरीके से रिवॉर्ड मिले इसका, तो रिवॉर्ड कौन देगा? गूगल। रिवॉर्ड कौन देगा? नासा। रिवॉर्ड कौन देगा? एप्पल जैसी कंपनी है। रिवॉर्ड कौन देगा? तो वो रिवॉर्ड उनको इन द शेप ऑफ मनी मिल रहा है, इनोवेशन की तरफ ध्यान नहीं है। जो रिसोर्स भारत में पैदा हुआ, वो रिसोर्स भारत की क्रिएटिविटी को चला ही नहीं पा रहा आगे। आज भी हमारे पास माइंड से चलने वाले रात हम नहीं बना पाए। और अगर ये बुक कहीं पे वेस्ट किसी के पास होती कि श्री राम जी जो थे वो ऐसे पुष्पक विमान में बैठ के आए थे जो माइंड से चलता था, तो ये थॉट प्रोसेस है ना कि कैसे होता होगा, क्या प्रोसेस होता होगा। तो वो सोचने के लिए आपका ब्रेन कैसा चाहिए, प्रोसेस्ड। जैसे मैंने तुझे टोक दिया, क्यों टोका मैंने तेरे को? क्योंकि तू एक ट्रेंड ब्रेन भी है और माइंड फ्रेश ब्रेन भी है, तभी हम बैठे हैं। लेकिन तेरे ब्रेन में भी था कि मेमोरी के बारे में मैं को बात करूं। देखो ये स्टोर्ड है, इसको आप बिहेवियर पैटर्न समझो। नहीं, मैंने टोक दिया। एक बार मैं हम ये बात करेंगे कि हमारी डिस्कशन से बच्चों को बेनिफिट हो, पेरेंट्स को बेनिफिट हो। सबसे पहले हम ये बोलते हैं, जनाब अगर आपका बच्चा इस एग्ज़ाम में पीछे रह गया है, वो पीछे नहीं रहा है, आप उसको टाइम दे दो, उसकी क्रिएटिविटी को स्पेस दो। अगर वो साइंस के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ प्यार करता है ना, देयर आर एम्पल ऑफ एरियाज जहां वो जाके बहुत बियॉन्ड दीज क्वालिफाइड स्टूडेंट्स परफॉर्म कर सकता है। नहीं, मैं एक चीज उसके लिए हम लोग मैं उधर अब आपको मैं बोलता हूं कि आप ऐड करो। मैं उस पॉइंट पे बताता हूँ मेरा कहने का मतलब क्या था। देखिए, किसी भी शोबे में या आम जिंदगी में या अपने रहन सहन में एक्सेल करने के लिए आपको बहुत अच्छी मेमोरी चाहिए और चीज़ें मेमोराइज करनी बहुत ज़रूरी है। तो वो बेसिकली एक चीज़, एक ऐसा प्लिंथ है या एक ऐसा बेस है जो आपको पैन हर किसी करियर में चाहिए। आपको सिविल में एक्सेल करना है, आपको उधर करना है। अगर आपको नीट में जाना है, आपने उधर करना है। लेकिन मैं खास स्पेसिफिकली ये मेरा सवाल था आपसे कि जो जेईई एग्ज़ाम है, देखिए जहाँ तक मैंने जेईई एग्ज़ाम समझा है, वो तो एक इम्पॉसिबल सा एग्जाम डिज़ाइन किया गया होता है कि जो आदमी क्वेश्चन भी पूरा ना कर पाए अपने इतना कम टाइम, तो वो कहाँ पे उसका साइंटिफिक अप्रोच चेक। यही पे मैंने कहा कि जेईई एग्जाम जो है कि यही तो नहीं कारण बन चुका है इंडिया की इनोवेशन को किल करने का, कि जो साइंस के बच्चे हैं या वो नीट में जाएंगे, अपेयर होंगे या जेईई में देंगे, और अब जो बचे खुसे थे जो एग्जॉस्ट के होने के बगैर कॉलेजेस में पहुंच जाते थे, क्योंकि ये बच्चे होते हैं 15 से 17 साल के, जब भी इनकी क्रिएटिविटी को हमने हवा देनी होती है, कॉलेज में जाके इन्होंने रिसर्च की तरफ ध्यान देना होता है, बेसिक साइंस को दोबारा पढ़ना होता है, उसके पहले हम इनको बर्नआउट कर देते हैं। और बर्नआउट किए हुए या तो एग्जॉस्टेड परफॉर्मर पहुंचते हैं या वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो इन दोनों के केस में भारत का साइंटिफिक ग्रोथ स्टॉल हो रहा है, और हम लोग इस एग्ज़ाम को जितना ग्लैमराइज कर रहे हैं, अरबों रुपए की इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा कि आज मैं ज़रूर बात करूंगा अमेरिका, साउथ कोरिया, जर्मनी और चाइना, क्योंकि हम इन 3-4 को कंपेयर करेंगे, हमें पता लग जाएगा कि भारत क्यों नहीं रिप्लेस कर पा रहा है। उसका मोस्ट ऑफ द टाइम आ रहा है पॉलिटिकल इशू, क्योंकि आईआईटी को ब्रांड बना दिया गया है, एस्पिरेशनल ब्रांड। उससे किसको बेनिफिट है ये भी क्लियर है, और उसका बेनिफिट हो रहा है सिर्फ वेस्ट को, लेबर मिल रही है। नहीं, और नहीं, उसको जो उसको बनाया लेबर आर बीइंग टेकन बाय वेस्ट, और जो कोई एक आध बंदा टैलेंटेड लेबर, हाँ, और हम उनको बोलते हैं वो सीईओज बनी है कंपनी को, वो उनको एम्प्लॉय मिले हैं ना, सस्ते एम्प्लॉय मिले हैं ना उनको। बिल्कुल। हमें चाहिए थे जो ओनर्स बनते, जो भारत में रह के सैटेलाइट कंपनियां बनाते, उनके पास टेक्नोलॉजी की इनोवेशन होती। जो ये जो बड़ा अच्छा सपना ना कि गैराज से निकले, भाई उनसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य निकला था। और देखिए, अब मैं बात कंप्लीट करूंगा। हम गैराज से निकले हुए कंपनी एप्पल की बात करते हैं, उसके पहले भारत में चाणक्य ने एक नॉर्मल आदमी को जो अपने माँ बाप के साथ भी नहीं पूरी तरह रहता था, माँ के साथ रहता था मामा जी के घर में, उसको उन्होंने उठाया और ही बिकेम द चंद्रगुप्त मौर्य। उतना बड़ा सेलिब्रेटेड तो आज भी कोई हमारे पास इंटरप्रेन्योर नहीं है अमेरिका में। लेकिन उसके बाद क्या हो गया,
व्हाट हैपेंड, उसके बाद ये हुआ कि हमारी एजुकेशन सिस्टम पूरा हाईजैक हो गया और आज भी हाईजैक्ड है, और जेई और नीट के एग्ज़ाम के पीछे छुप जाते हैं सारे जाके, गवर्नमेंट हिम्मत नहीं कर रही है, पेरेंट्स बात नहीं कर रहे हैं। तो मैंने अपने आप को इस गिरते हुए सिस्टम का पार्ट नहीं बनाना, तो इसलिए मेरे को एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन मिली है, मैं उसमें जितनी क्रिएटिविटी होती है लगा सकता। कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर आप एग्ज़ाम की तैयारी कराते हो, बताओ मैं क्या करूँ। इफ़ आई वुड हैव बीन द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में बंद ही कर देता पूरे इंडिया का ये एग्ज़ाम। सरकार करा रही है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, सरकार खुद करा रही है, तो मैं उसका पार्ट हूं, मैं आपको सिस्टम में रख के बाहर निकाल रहा हूं। लेकिन अगर आप मेरी इंटेंशन की बात करो, मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूं। और जब मैंने रिसर्च किया तो मेरे को और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। रवीश, अमेरिका में ये प्रोसेस नहीं है और वो सेकंड नंबर इनोवेशन में है। जर्मनी सिंगल डिजिट में 8th नंबर पे है। चाइना भी बहुत अच्छे रैंक पे नहीं है, 12 रैंक पे है, और साउथ कोरिया। लेकिन सवाल ये है कि भारत 40 पे है, समझने वाली बात। और चाइना और साउथ कोरिया का भी एग्जाम मिलता जुलता है हमारी तरह, लेकिन यूएस का एग्जाम क्यों ना देखें, जर्मनी का एग्जाम क्यों ना देखें। वो 2 साल तक एग्जाम ले रहे हैं जर्मनी वाले, वो बच्चे को क्लासरूम मॉनिटरिंग पे भी काम कर रहे हैं। तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से हम ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पीछे रह गए। मैं सच बता रहा हूँ आपको, आपको ये बात बार बार सुननी चाहिए, पेरेंट्स को और थिंकर्स को भी सुननी चाहिए, एक ऐसे आदमी के द्वारा जो आदमी कंटिन्यूसली पिछले 25 सालों में साइंस के साथ ही काम कर रहा है। 11th-12th में हम किसी कोचिंग सेंटर की तरह काम नहीं कर रहे कि हमने बनाया फिर बेचा फिर लाया। अब ये कोचिंग सेंटर आए हैं, मैं कमेंट कर लेता हूँ पहले इस पर। ये बने, एक चीज़ जो ऑलरेडी रिजेक्शन बढ़ा रही थी, उसमें से आपने कुछ बच्चों को सिलेक्ट कराने के लिए साइंस को प्लस माइनस किया, और मतलब एक प्रोसेस है। कोई एक किताब पकड़ो, आप ओवर एक्सरसाइज कर दो उसके ऊपर, बच्चा परफॉर्म कर देगा। बच्चा तो इनपुट डिवाइस है ना, जैसे इनपुट डालो परफॉर्म कर देगा। और फिर उसको ग्लैमराइज कर दो और आपकी वैल्यूएशन बढ़ गई, आप $1 बिलियन की कंपनी बन गए और आपने बेच दी, आपने प्रॉफिट कमा दिया। भाई देश का किसने सोचना था। आपने अगर इनोवेशन बढ़ाई होती, 5 साल में आपने एक भी इनोवेटिव प्रोडक्ट लाया होता कि सेमीकंडक्टर में हमने बचा दे दिया है, जो सेमीकंडक्टर में रिसर्च करके आएगा, और हम लोग टेक्नोलॉजी NVIDIA से लेंगे ही नहीं, हम अपने लेवल पे एक सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कर लेंगे जो मल्टीपल लेवल पे हमारे काम करेगा। वेफर डिज़ाइन कर लेंगे, सिटी स्कैन में काम कर लेंगे, कैमराज में काम कर लेंगे, चिप पे काम कर लेंगे, माइक्रो चिप्स के अलावा स्वाय ऑप्टिकल फाइबर की कंट्रीब्यूशन के जो लेटेस्ट की थी वो भी इंडियन साइंटिस्ट ने की थी, उससे भी हाईजैक कर ली गई बाद में, लेकिन वो भी अमेरिकन लैब्स में हुई ना। तो मेरा ये मानना है, मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, अगर जेई एग्ज़ाम हम कंटिन्यू करते रहे द वे इट इज़ गोइंग ऑन, हम अपना टैलेंट लिटरली ख़राब कर रहे हैं। और जो टैलेंट पूरे ग्लोब के लिए हमें अच्छे लेवल पे, देखो इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो कौन करेगा, इनोवेशन। स्टार्टअप डजेंट मीन कि अभी वो स्टार्टअप के ऊपर जो बात हुई उसका अभी ठीकरा फूट गया, और IIT में कौन इनको ला रहा है इन द नेम ऑफ स्टार्टअप्स। इंक्यूबेशन सेंटरों में अरबों रुपए की ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी लोगों का पैसा लेके, और स्टार्टअप क्या हुआ, मेरे सामने कोचिंग के स्टार्टअप्स को भी स्टार्टअप बोला गया और फिर वो बिके। और अभी भी वही हो रहा है, वैल्यूएशन बढ़ाई जाए कम की जाए, $1 बिलियन। मतलब आप कितना गिरेंगे अपनी नज़रों में कि आप हर चीज़ के ऊपर पैसे को ले आएंगे। पैसा बनाने का जगह है प्रोडक्शन। तो पहली बात मैंने जो की, जो ये ऑब्जर्वेशन की बात है, जाएं करें, सर्च करें, गूगल में बैठें, यूनिवर्सिटियों में जाएं। आई हैव रिसर्च्ड, आई एम टेलिंग यू, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भारत पीछे रहने का कारण ही लो इनोवेशन थी। हम नई इंडस्ट्री बना रहे थे, हम असेंबली लाइन नहीं बना पा रहे थे, हम देख रहे थे जर्मन से वेस्ट से कुछ आएगा, हम उसको इंस्टॉल करेंगे, हम प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर एप्लीकेशंस की जब रिवोल्यूशन आया, IT का रिवोल्यूशन आया, हम कोई इनोवेशन नहीं किए। हम भी बना लेते मैकिंटॉश, हम भी बना लेते कोई पर्सनल कंप्यूटर, हम भी IBM की तरह को कंप्यूटर बनाते हैं। जबकि अगर हम कंपैरिजन पैसे की करें ना, तो भारत सरकार ने से ज़्यादा फंडिंग की होगी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। 1980s का मुझे याद आ रहा है, कंपनी बनाई गई थी सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जाए सर्च करें। उसने क्या किया, व्हाट इज़ द रिजल्ट। इसरो हम कब का बना के बैठे थे, व्हाट इज़ द रिजल्ट। सुनते जाए, मैं कंपेरिजन करूँगा। अब एक नया इनोवेशन आया है, दैट इज़ AI। अभी भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। रीज़न क्या है कि जिस बच्चे ने करना है, अब मैं 47 ईयर्स की उम्र में थोड़ी वो काम कर पाऊंगा जो एक 15 साल का बच्चा क्रिएटिविटी के साथ करता है। हमने उस 15 साल से लेके 21 साल तक बच्चे को थका ही दिया एक एग्जाम के लिए। तुझे एंट्रेंस एक कॉलेज में लेके जाना है, हमने IIT में लेके जाना है बच्चा, तो फ्रेश होना चाहिए, एग्जॉस्टेड होना चाहिए, बर्नआउट होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, नेचुरली टैलेंटेड होना चाहिए। उसके लिए उसकी वैल्यूएशन सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए।
हमने थका दिया, कैलकुलेशनों में डाल दिया, कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम। वो 2 साल 4 साल में इतना परेशान हो जाता है कि जब वो पहुंचता है ना उसको रिलीफ मिलता है। ठीक है ना। अब इसकी फिर मैं एग्जांपल कहाँ से दूंगा? सुग्रीव की बात से दूंगा। जब भगवान राम जी ने बाली को मारा, सुग्रीव तब तक एग्जाइल में था, तो जैसे भगवान जी ने बाली को मारा, सुग्रीव को मिला राजपाट। सुग्रीव थका हुआ था, दुखी था, परेशान था। उसने राजा बनने के बाद ये भूल ही गया 4 महीने के लिए कि मुझे राम जी ने राजा बनाया था और मैंने सीता माता को ढूंढने के लिए काम करना है। ये एग्जाम्पल मैं किसके लिए दे रहा हूँ? जो बच्चा IIT में जाएगा, IIT दिल्ली जाएगा, टॉपर IIT बॉम्बे जाएगा, वो बर्न आउट हो चुका है। वो सबसे पहले क्या करेगा? वो रिलैक्स करेगा, और जब तक उसको लगेगा कि मुझे काम करना है तब तक उसकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी होगी। और फिर इनोवेशन के नाम पे इंक्यूबेटर सेंटर बैठे होंगे, इनोवेशन कर, डिग्री की होगी उसने कंप्यूटर साइंस में, और स्टार्टअप स्टार्ट करेगा वो टैक्सी का, गाड़ी का, जिसका कोई लेना देना नहीं। देयर आई वांट टू टेल कि JEE एग्ज़ाम, AIEEE एग्ज़ाम, इनको क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। इंजीनियरिंग इज़ नॉट अबाउट लर्निंग फ्रॉम इंजीनियर्स, इट इज़ टू क्रिएट समथिंग, it is to think new, it is to find the gaps in the system which is available and find a product, search a product and work out with the teams who are working. तो इंजीनियरिंग है ना, इट्स ए डिज़ाइनिंग। इंजीनियरिंग इज़ नॉट अ फोरमैन का काम कि आपको एक डिज़ाइन मिल गया आप करोगे। आपने इंजीनियर करना है समथिंग। इंजीनियरिंग का मतलब ही क्या है? टू क्रिएट समथिंग, टू जॉइन समथिंग, टू मेक समथिंग हैपनिंग। तो मेरा ये कहना है, विश्वकर्मा वाले देश में आज हम लोगों के पास हमारे अपने डिज़ाइन प्रोडक्ट्स नहीं होने का कारण ये है कि जो प्रोसेस है ना उन लोगों को चुनने का, वो प्रोसेस ही हमारा वीक है, और उसके हमें स्ट्रक्चर करके इमीडिएटली चेंज करना है। तो अगर ये गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल पे रिवीज नहीं हो पा रहा है, फैमिली लेवल पे तो हो जाए। मेरी इस इंटरव्यू के बाद, मेरी इस पॉडकास्ट के बाद, मेरे इस इंटरेक्शन के बाद फैमिलीज तो कम से कम अपने बच्चों को बोलें कि आप JEE के पीछे भागना बंद कर दो, आप देखो कितना आपसे हो पाता है। डोंट एग्जॉस्ट योरसेल्फ, क्योंकि ये 10-12 हज़ार बच्चों के इंस्टीट्यूट्स एंड नहीं है। आज एम्पल ऑफ स्कोप आपके पास है, आप जिस फील्ड में इनोवेशन करना चाहते हो आपको कोई नहीं रोक रहा है। और ये प्रोसेस जो है आपको देखना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर, तो आपको US के SAT एग्ज़ाम का प्रोसेस देखना चाहिए, आपको बिटर का प्रोसेस देखना चाहिए जिसको ABI बोलते हैं हम जर्मनी में। आपको चाइना और साउथ कोरिया को देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना भी खुद को चेंज कर रहा है। अच्छा, चाइना का गाँव का एग्ज़ाम है जो, उस एग्ज़ाम को उसने ठीक करने के लिए पिछले साल कोचिंग कम से कम बैन कर दी 2 साल पहले, और हम जहाँ पे उसको इंडस्ट्री के लेके तरह जा रहे हैं। तो हमारा जो एग्ज़ाम है और इसकी जो प्रिपरेशन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग है फॉर द इनोवेशन ऑफ द कंट्री। और इसके ऊपर ओपन डिबेट स्टार्ट करके भारत सरकार को, जैसे हमने डिफरेंट बिल्स लाने के लिए मजबूर किया, हमें इसके लिए मजबूर करना है कि आप साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स की जो वर्किंग है उसको ठीक करने के लिए आपको मेहनत करनी है। आपको एग्ज़ाम्स लाने ऐसे, और एंट्री बैरियर्स जो है ना इन कॉलेजेस में जाने के, वो ठीक करने हैं। और अगर ये इस लेवल के इंस्टीट्यूट्स आपने बनाए हैं जहाँ पे नर्चर किया जा सकता है एडिसन जैसे ब्रेन को, तो उनका सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना वो JEE तो हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता, द वे इट इज़ डिज़ाइन। इसमें हमें एक टैलेंटेड बच्चा तो मिल रहा है, टैलेंटेड मिल रहा है, बट वो टैलेंटेड जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्ड हो चुका है इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन। उसको पहले अंडू करना पड़ेगा 2-4 साल लगा के कि मुझे कोई नया सोचना है, क्योंकि जो साइंस और टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट उसको इस लेवल पे पढ़ाएंगे, रिसर्च लेवल पे और प्रोडक्ट लेवल पे वो सारे चेंज हो जाएंगे, मोस्टली चेंज हो जाएंगे। फंडामेंटल्स ठीक रहेंगे, लेकिन जो कम्प्लेक्सिटीज उनको सिखाई गई हैं, जैसे जो मॉडल पहले उनको रदरफोर्ड का दिया गया, क्वांटम लेवल पे मॉडल वो चेंज हो गया, और अब जो एग्जीक्यूशन लेवल है पार्टिकल फिजिक्स में, वो तो कुछ और लेवल पे ही जा रहा है। तो आप बताओ, एक पहले उसको सिखाया जाए फिर उसको अंडू किया जाए, तो उसकी एज नहीं हो गई वर्कआउट में। उसको आज हमें लाना चाहिए स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी की बात, हमें आज बात करनी चाहिए कि फ्यूचर फ्यूल्स क्या है, उसके अवेलेबल, हम किसका वेट कर रहे हैं। ये तभी होगा ना जब हम पॉलिटिक्स से बाहर निकालेंगे एजुकेशन को, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को तो निकाल ही लेना चाहिए। मतलब साइंस की जितनी प्लानिंग है ना, ये पॉलिटिक्स के अंडर नहीं होनी चाहिए।
इट शुड बी गोल ओरिएंटेड कि भाई हमें अगले 2 सालों में सेमीकंडक्टर को अचीव करना ही करना है भारत के अंदर। मोदी जी ने पैसा दिया। इसी तरह नॉट ओनली सेमीकंडक्टर्स, इट इज़ अबाउट वेरियस कम्युनिकेशन थिंग्स, इट इज़ अबाउट हेल्थ, इट इज़ अबाउट एनवायरनमेंट, इट इज़ अबाउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। तो वो कब होगा? जब बच्चा ही तो नया चीज़ लाता है ना दुनिया में। फ्रेशनेस कौन लाएगा दुनिया में? बच्चा। नई सोल है। और जब उसको हम जेई के प्रोसेस से गुजारेंगे और फिर उसको उसके फ्रेंड को सेलिब्रेट करेंगे कि उसने बड़ा तूफान ला दिया, उसने 27% मार्क्स लेके कट ऑफ निकाल लिया, तो नॉलेज उसकी एक तरफ वो 27% करेक्ट है और एक तरफ वो बच्चा 73% इनकरेक्ट है। तो वो इनकरेक्शन के साथ जा रहा है ना हायर लेवल पे। और हम बोले जी पेपर मुश्किल लिया था आपने, तो आप इजी ले लेते ना, कम से कम नॉलेज तो करेक्ट चेक करते। तो मेरा ये कहना था। आपका मैं चाहता हूँ यू ऑल्सो कमेंट ऑन दिस कि क्या जेई एग्जाम एक्चुअल में इनोवेशन को खराब करने में पूरा रोल नहीं प्ले कर रहा? मैं बिल्कुल, मेरे को तो ये एग्ज़ाम पैटर्न जो है, जिस तरीके से आप 1-2 घंटे के ऑब्जेक्टिव वाले एग्ज़ाम से आप कैसे स्क्रीन कर सकते हो आदमी के जो चीज़ थॉट प्रोसेस को मैं उस पर आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं इस पर ये बात करना चाहूँगा कि जो ये इनने आईआईटी बनाए 2024-25 बजट में 10,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की आईआईटीज़ में। मुझे तो लगता है कि इसका नाम चेंज करके IITA कर देना चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर अमेरिका। देखिए हो क्या रहा है, आप पैसे इन्वेस्ट करके ट्रेन करके दे रहे हो अमेरिकन कॉर्पोरेट्स को लोग, लेकिन वो अमेरिकन कॉर्पोरेट में भी हम खुश है अगर वो बच्चे वहां जाके इनोवेटिव प्रैक्टिसेस करके प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं वो नई कोडिंग बनाए ना, नहीं वो बनाए ना, वो फिर हमारा नहीं हुआ ना, वो फिर अमेरिका उस कॉर्पोरेट कंपनी का। लेकिन दुख किस बात का, वो अमेरिका में जाके भी फॉलोअर बन रहे हैं ना। नहीं बिल्कुल, देखिए जब आपने इंडिपेंडेंट थिंकर बने कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे को। बिल्कुल, मैं देखिए पॉलिसी लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिसी लेवल पे बात कर रहा हूँ कि भारत सरकार ने जिस IIT को शुरू किया कि हमने इनोवेट करना है टेक्नोलॉजी में, बहुत ज़्यादा काम है। आप इन्वेंशन छोड़िए, अभी हम रफेल खरीद रहे हैं, तो हमसे तो हेलीकॉप्टर नहीं बन रहा है। एक प्रॉपर हेलीकॉप्टर है वो नहीं। रफेल हम 60,000 करोड़ का मुझे लग रहा है अभी डील साइन हुई है जो शिप से उड़ेंगे, INS विक्रांत से। तो कितना पैसा बाहर जा रहा है जो कि हम खुद भी कर सकते थे और काफ़ी ज़्यादा पैसा बच जाता। तो सबसे पहले IITs का ऊपर वाली साइड से कि वो देश हित में कैसे काम आए, कि हम अमेरिका के एक गुलाम टाइप ना बन जाए। तो सबसे पहले जो इंक्यूबेटर सेंटर है तुम्हारे, जैसे ओयो रूम को हमने सेलिब्रेट किया, पहले मैं जाके देखूं भाई साहब ने डिग्री किसमें की IIT से। आप मुझे बताओ, उसने डिग्री IIT से होटल मैनेजमेंट की थी। नहीं बिल्कुल, वही तो मैं बात करूँ। वो चलिए, वो सरकार ने समझना है कि वो कैसे इसको, सरकार ने नहीं, हमने समझना है। बिल्कुल हमें IIT में दूसरी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो बच्चे भेजने हैं जो बच्चे या तो एक रिसर्च को हमारे लिए ट्रू कॉपी करके इंप्लीमेंट करें या वो रिसर्च करें। और अगर उन्होंने होटल रूम बेचने हैं तो वो हमारी इस डिग्री को वेस्ट ना करें, साइंस की नॉलेज ना लें। साइंस का क्या लेना देना है, होटल के रूम में साबुन है नहीं है, टेल मी। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और रूम की सक्सेस को, नॉनसेंस है हम लोग। नहीं, उसके बाद मैं एक और चीज़ पे आऊँगा। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है NEP के अंदर भी इसकी बात हुई थी। हमारे जो सारा एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें ना बीच में जैसे 10th और 11th के सिलेबस को अगर हम देखें तो एक ब्रेक्स है, गैप्स है। उसके बाद 12th के बाद तो खाई है कि अलग ही है सब कुछ। तो जो आप ये जेई को जो आपने ग्लैमराइज इंटीग्रेट करना जरूरी है। देखिए हो क्या रहा है कि जब आप चीज़ को ग्लैमराइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि एक लड़का बहुत अच्छा पेंटर बन जाता, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता, दा विंची जैसी, लेकिन वो हो गया अट्रैक्ट क्योंकि आपने बना दिया ब्रांड, जेई को बना दिया ब्रांड। पापा उसको बोले पहले तू IIT जेई में घुस, हाँ फिर मैं देखूंगा। अब बात ये है, जब आपने जेई को ब्रांड बना दिया, अब हो क्या रहा है कि सारे लोग एक बीड़ी की तरह इसके पीछे चल रहे हैं और एक नई इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। मतलब जेई एग्जाम कोच करने की इंडस्ट्री। बिल्कुल, जेई एग्जाम से आप स्क्रीन नहीं कर पा रहे प्रॉपर लोगों को, लेकिन आपने एक पता नहीं कितने खरबों करोड़ की रिजेक्शन कर दी। एक इंडस्ट्री ऐसी खड़ी कर दी कि जिनको उसको ब्रांड बनाने से ही फायदा हो गया। इसी से जुड़ती हुई बात है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो ये CUET और बाकी चीजें NTA आप जो इकट्ठा किया जा रहा है, मुझे तो लगता है कुछ हद तक ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड चल रहा था ना सिस्टम, कि अपने अपने लेवल पे बिना ब्रांड नेम के, ये ब्रांड नेम देना जो है ना, ये एक बहुत बड़ा गेम है। अब आप जिस भी चीज़ को ब्रांड नेम दोगे ना, उसकी कोचिंग बड़ी इजीली, देखिए अभी CUT अभी अच्छे से शुरू भी नहीं हुआ था, 1-2 एग्जाम ही हुए थे तो CUT कोचिंग शुरू हो गई। तो ये भारत सरकार, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे भारत सरकार के थिंक टैंक्स है ना,
उनके पास बड़े काम हो मैं रहे हैं। कंप्लीट करना चाहूँगा इस चीज़ को, मैं कंप्लीट ऐसे करना चाहूँगा कि आप इसको अपने स्कूल करिकुलम से इंटीग्रेट कीजिए। होना ही वही अगर है। आपने जेई में करने हैं ना, आप बचपन से 6वीं क्लास से उसके नंबर जोड़ने शुरू मुझे कर एक बात दीजिए। बताओ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगर आईआईटी मंडी में है, जम्मू की बात करें, जम्मू में, हिमाचल में मंडी में है और जम्मू में है, हम ये दोनों को जोड़ें तो 200-250 किलोमीटर की रेंज में ये हैं। जितने भी स्कूलों में साइंस पढ़ाई जा रही है, जितने स्कूलों में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की लैब्स हैं, प्लस हमारी आईटी लैब्स हैं, है ना, वो इन लाइन विद दीज इंस्टीट्यूशंस हों। बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। जितने हमारे आईटीआई के कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो इसके आगे पीछे हो, इन लाइन विद हों। फिर इनमें से जो बच्चा टैलेंट करके टफ क्वेश्चंस की तरफ जा रहा है, टफ मतलब हो गया हायर ऑर्डर, हायर लेवल थिंकिंग की तरफ जा रहा है, वो आईआईटी के वाले किया जाए, भाई अब तू संभाल, क्योंकि तुझे हैवी, और वहाँ से हम ग्लोबल कनेक्टिविटी की तरफ चलें। लेकिन जब बैरियर ही जेई मेन के एग्जाम बना देंगे, बच्चा ये भूल ही जाएगा मुझे बीटेक इंजीनियरिंग करनी है, बीई करनी है, मुझे जेई करना है। मतलब उसका एम है मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं कैरियर बना रहा हूँ, मैं जेई का पेपर दे रहा हूँ तो मेरा कैरियर बन गया, और मैं जेई से रिजेक्ट हुआ, मुझे तब तक घूमते रहना है इन कोचिंग सेंटरों के कहने पे जब तक मैं बेड़ा गर्क अपना ना कर दूं माइंड का। और फिर वही बच्चे समाज में जाके इलॉजिकल थिंकिंग करके फिर वापस सिस्टम के ऊपर बर्डन बन रहे हैं, नॉन प्रोडक्टिव। मेरा ये आज का जो डिबेट की मैंने आधा पौना घंटा तेरे से पहले बात की रिवीश, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, कंक्लूजन करना ज़रूरी है। एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम डिज़ाइन किया है, एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जो काफ़ी हद तक इन चीज़ों पे काम कर पा रहा है, लेकिन ये बहुत छोटे लेवल पे काम कर पा रहा है, और लेकिन बढ़िया काम कर पा रहा है। आपको चाहिए कि आप अपनी फैमिली में मीटिंग करके अपने बच्चों को इस रेस में स्ट्रक्चर्ड तरीके से उतारें, क्योंकि इस रेस में 95% जनरल कैटेगरी के बच्चों ने रिजेक्ट होना है। तो आपका बच्चे की प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट होने की 95% है। तो वो रिजेक्टेड बच्चा कैसे फिर आपके साथ डिनर टेबल पे बैठेगा, लंच करेगा, कैसे उसको आप रीबूस्ट करोगे? इसके लिए बेटर है कि हम उसको रेस में डालने से पहले देख लें कि हमें रेस में जाने का फ़ायदा भी है या नहीं। अगर किसी ज़माने का देसी घी प्रोपेगेंडा कर करके ख़त्म किया जा सकता है, तो हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, आज कोई बात ही नहीं कर रहा जीसीटी में जाने की। जब हम लोग 91-92 में पढ़ रहे थे, 93 में, जीसीटी इज़ अ ड्रीम। जेकेसीटी का पेपर देना है और हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में जीसीटी में जाना है और आरसीसी नगर में जाना है, ड्रीम था, सपना। आज वो जीसीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर खाली पड़ा हुआ है और इसके जैसे कितने 12-16 हज़ार कॉलेज, और सब लोग घुस रहे हैं आईआईटी, क्योंकि आईआईटी की प्रिपरेशन के नाम पे लाखों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री खड़ी कर दी गई। और मेरा ये दुख का विषय है कि या तो हम आईआईटी की सीटें बढ़ा लें, नहीं तो ये जो होता ना रिजेक्टेड माइंडसेट, ये ही भारत को दिया गया था, आप इन्फीरियर हैं। तो भारत ने अपना कल्चर छोड़ दिया, अपनी बुक्स छोड़ दी, अपने वेद छोड़ दिए, अपना सब कुछ छोड़ दिया, और भारत चला गया फॉलोइंग दी वेस्ट। आज की डेट में हम उसी माइंडसेट की तरफ अपने पूरी जनरेशन को लेके जा रहे हैं। आप रिजेक्टेड हैं, आपसे नीट नहीं हुआ, आपसे जेई नहीं हुआ, पेरेंट दुखी, पीर दुखी, सिस्टम दुखी। और जब हम देख रहे हैं जिनसे हुआ, उन्होंने 20 सालों में क्या किया? उन्होंने थके हुए ब्रेन से भारत के लिए, ग्लोब के लिए कोई बड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया। आज जिसको पूछो पापा डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने की ज़रूरत है, हमें इतने डॉक्टर चाहिए, पॉपुलेशन में ग्लोब को इतने डॉक्टर चाहिए, हमें अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसके लिए हमें सिविल इंजीनियर्स चाहिए, जो लोग हॉस्पिटल की बिल्डिंग ऐसी डिज़ाइन करें जो कम खर्च में बने ताकि इक्विपमेंट आए। आज हम लोग हर जगह आरसीसी पे काम कर रहे हैं। मैं बड़ी बार सोचता हूँ कि यार कोई ये क्यों नहीं सोचता है कि बिल्डिंग अगर 2 स्टोरी बनानी है तो हमें पिलर देने की ज़रूरत क्या है? हम ब्रिक वर्क से लोकल अपने पत्थर से काम करते हैं, और जब मैं पत्थर में जाता हूँ तो माइनिंग को इतना बड़ा इशू बना दिया गया कि जम्मू वालों के लिए पत्थर ईंटों से महंगा हो गया, जबकि पत्थर हमारा लोकल प्रोड्यूस है, हमें मुफ्त में मिलना चाहिए, और हम बिल्डिंगें सस्ती बना लेते हैं। मेरा ये कहना है कि ये जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है ना, ये किसी की मोहताज नहीं होती है। लेकिन जब हम किसी बच्चे को अंडर प्रेशर्स, क्योंकि छोटा है ना, रेस में डाल देते हैं, फिर वो रिजेक्ट होता है ना, तो एज अ वेल विशर ऑफ स्टूडेंट्स, मेरी 47 ईयर्स की एज होने के बाद मुझे पेन होती है। मैंने उन जिन बच्चों को 2000 में देखा है, आज उनको 2025 में देख के ना
मुझे खुशी भी बड़ी होती है, कई बच्चों को देखे दुख भी बड़ा होता है कि ये बच्चे जो हैं ये पूरे वर्ल्ड के लिए काम कर सकते थे, और आज मेरे पास 600-700 मुलाजम हैं। उनको देखता हूँ तो ये देखता हूँ कि बहुत से लोग टैलेंटेड है, पर बिहेवियर इशूज़ की वजह से वो कंट्रीब्यूट ना अपनी लाइफ में कुछ कर पा रहे हैं ज़्यादा, और ना ही सिस्टम को दे पा रहे हैं। तो इन चीज़ों पे काम करने के लिए मैंने आज का टॉपिक उठाया था कि क्या जेईई मेंस एग्ज़ाम भारत की इनोवेशन को ख़राब कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, 100% कर रहा है, और करता रहेगा अगर आपने इस एग्ज़ाम को रीस्ट्रक्चर नहीं किया। और उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है, और वो है। हमारे जैसे हज़ारों लोगों के भारत के पास, सरकार के पास, जिनको बुला के वो बोल सकते हैं कि डिज़ाइन करके दो, पूरा सिस्टम रिवर्स इंटीग्रेशन में जा सकता है, और नीचे से इंटीग्रेट होकर गली गली से इंटीग्रेशन से हम साइंटिस्ट ढूंढ के ऊपर आईआईटी तक पहुंचा सकते हैं, और आईआईटी के साथ यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचा सकते हैं, और वहाँ से प्रोडक्ट बन के वापस इंडस्ट्री को मिल सकता है। बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स बैठे हैं, किसी टाइम पे टाटा ने स्पॉन्सर किया था रिसर्च करो। आज भी हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट ही बड़ी अमीर है कि वो दे सकती है उनको, उस तरह स्टार्टअप दो, उस इनोवेशन के लिए स्टार्टअप की ज़रूरत है। लेकिन वो तब होगा ना जब उस बच्चे को स्टार्टअप के लिए इनकरेज किया जाएगा फॉर इनोवेशन, ना कि उसको ओयो रूम्स के लिए इनकरेज किया जाएगा, ना कि उसको कोई पापड़ी चाट के लिए इनकरेज किया जाएगा, फ्रेश जूस बनाने के लिए इनकरेज किया जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब है, टेक्नोलॉजी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड थिंग्स, और साइंस का मतलब है बेसिक फंडामेंटल्स। तो जब आप रोबोटिक्स की तरफ जा रहे हो, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप सैटेलाइट की तरफ जा रहे हो, आप स्पेस में जाके काम कर रहे हो, सारे परम्यूटेशन कम्बिनेशन बदल जाएंगे। जब स्पेस टेक्नोलॉजी की बात आएगी, सॉफ्टवेयर्स बदल रहे हैं, प्रोसेसिंग चीज़ें बदल रही हैं, तो हमारे बच्चे भी इसके बीच में घुसाने हैं अच्छे तरीके से, और फिर वहाँ से क्रिएटिविटी निकलेगी, वहाँ से नए नए प्रोडक्ट्स निकलेंगे। तो वो एक भी प्रोडक्ट ऐसा निकल गया ना, पूरे भारत की इकॉनमी बदल सकता है। एक भी क्यों नहीं हो सकती भारत में एप्पल जैसी इनोवेशन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी इनोवेशन। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं हम अमेज़ॉन से पहले बना पाए अपने लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स की बातें हम 94 में सुनते थे, जब मैंने कोर्सेज शुरू किए थे कंप्यूटर एप्लीकेशन करना, और जब मैंने डिप्लोमे और डिग्री कंप्लीट की तो ई कॉमर्स की नाम आई थी। तो ई कॉमर्स भारत में मुझे लगता है आज भी हम नहीं स्टार्ट कर पाए हैं। हम आज भी फ्लिपकार्ट देखते हैं, कॉपीड मॉडल है, और जितनी इनोवेशन हम देखते हैं यहाँ पे जी फलानी ऐप शुरू हो गई है, ब्लिंकिट, ये सब कॉपीड है अमेरिका से। ओरिजिनल थिंकिंग का है, ओरिजिनल थिंकिंग जेईई जैसे एग्ज़ाम खा देते हैं, मार ही देते हैं उसको। तो मेरा मन था, मैं बात की, उम्मीद है मेरी बातों से कुछ पेरेंट्स तक बात पहुँचे और बच्चों के तक पहुँचे, ताकि उन बच्चों को पेरेंट्स अपने अपने घरों में बचा लें, अगर वो सिंसियरली बच्चों के साथ सोचते हैं। और अगर ये पॉलिसी मेकरों तक पहुँचे, वो थोड़ा सोचें समझें, और एक छोटे लेवल पे किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट में एक इनोवेशन करके देखें। हम जम्मू में कर लेते हैं ना, आईआईटी भी है, जीसीटी भी है, महंत बचित्र सिंह कॉलेज भी है, पॉलिटेक्निक भी है, आईटीआईज भी हैं। हम इस छोटे से इकोसिस्टम में एक इनोवेशन करके इंटीग्रेट करके देखते हैं कि 5 सालों में रिजल्ट क्या आएगा। और अगर इस 5 सालों में हम लोग कुछ भी क्रिएट कर पाते हैं साइंस या टेक्नोलॉजी में, तो कॉपी किया जा सकता है ना पूरे इंडिया में, और वहाँ से चीज़ें निकल सकती हैं। तो इसको थोड़ा सा एक पैरेलली सोच विचार किया जा सकता है, जैसे आईआईएम जम्मू ने किया था। उन्होंने बीबीए कोर्स इंट्रोड्यूस किया, जबकि आईआईएम का प्रोफाइल नहीं है बीबीए कोर्स इंटीग्रेटेड कराने का 4 साल का। तो आईआईएम के डीन ने किया, तो इनोवेशन की उन्होंने। इसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे पास है, जम्मू यूनिवर्सिटी हमारे पास है, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी हमारे पास है। ये सब लोग मिले, एक जगह बैठे और सोचें कि जम्मू जैसी छोटी सी जगह में हम एक क्रिएटिव प्रोसेस को टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सारे फीडिंग इंस्टीट्यूशंस को इंटीग्रेट करें, और जो हमारे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ तक उधर का टैलेंट पहुँचा के उसको नरिश करके देखें कि वो क्या इनोवेशन कर पाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। एंड इन द सेम वे कॉमर्स की अगर बात करें तो आईआईएम के साथ इंटीग्रेट करें हमारे कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस को, जो हमारे बीबीए के कॉलेजेस हैं, एमबीए के कॉलेजेस हैं, और फिर आईआईएम की पैटर्नेज में हम उसको देखें कि हम लोग उधर से किस तरीके के फाइनेंशियली फॉरवर्ड थिंकिंग पीपल ला सकते हैं, जो कि मैनेजमेंट और फाइनेंस के लोग हों। ठीक है, मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का कि वो मैनेजमेंट के लोग हों, और फिर हमें इन दोनों को देखें कि जम्मू किस तरीके से उस चीज़ को आगे लेके जाता है, और उस मॉडल पे काम करके हम एक एजुकेशन में तो इनोवेशन करें, क्योंकि अमेरिका बेशक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे है, बट प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में हमसे पीछे है, क्योंकि वो आज इनोवेशन तो आगे कर पा रहा है लेकिन वर्क फोर्स क्रिएट नहीं कर पा रहा। तो इसलिए उसके बाद एप्पल के डिज़ाइंस तो हैं, बट एप्पल को इंडस्ट्रियलाइज करके मास प्रोडक्शन करने के लिए उसके पास वैसे इंजीनियर्स की रेस नहीं है। हमारे पास वो इंजीनियर्स हैं लेकिन इनोवेशन करने वाले नहीं हैं। तो हमें चाहिए इनोवेशन,
उनको चाहिए जिसको बोलते हैं मास। तो वो मास के लिए वीक है, हम इनोवेशन के लिए वीक है, तो हम इनोवेशन की तरफ लेके जाने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की इंटरेक्शन काम आएगी, और जो थोड़ा बहुत मैंने ऑब्जर्व किया है, सीखा है, वो हमारे देश को आगे लेके जाने में मदद करेगा, पर्टिकुलरली सेगमेंट जब बच्चों की पढ़ाई 12वीं से लेके 12 साल से लेके 18 साल तक की है। और आई विल बी फीलिंग सेटिस्फाइड कि जो मुझे थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन हुई थी वो मैंने कम्युनिकेशन कम से कम कर दी। किताबें लिखने में उम्र लग जाती है, आज साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वीडियो रिकॉर्ड करो और डाल दो, कोई ना कोई देखेगा, कोई ना कोई बेनिफिट ले लेगा। तो अरविश, क्लोजिंग रिमार्क्स आज आप करोगे। जी जी बिल्कुल, मेरा यही मानना है, जैसे आपने बहुत अच्छा एक तरीका बताया है कि जो आईआईटी जम्मू है वो बाकी यहाँ के इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलके एक सिस्टम बनाएगी जिसमें आप तरीके से टैलेंट को लेके जाए, एक भीड़ की तरह ना लेके जाए, आप जो सही आदमी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए है उसको लेके आप आगे जाए। और इसी से शायद जो स्थापना हुई थी आईआईटीज़ की, जिस रीज़न से कि हम एक्सेल करें टेक्नोलॉजी में, हम इनोवेशंस में एक्सेल करें, हम रिसर्च में एक्सेल करें, तो वो उस उद्देश्य की तरफ बढ़ पाएँ। और ये जो एक भेड़ चाल बनी हुई है पूरे समाज में, और एक कॉकस सा बना हुआ है जिसमें एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री और पर्टिकुलर कंपनीज कॉर्पोरेट्स को पैसा जा रहा है, तो ये सब चीज़ रुकेगी। और एक नेशनल अपील है भाई जी, कोचिंग सेंटर्स को कृपा करके बंद कर दीजिए, स्कूलों में पढ़ाई वापस लाइए, यूनिवर्सिटियों में लाइए, कॉलेजेस में लाइए, और जितने भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपने लेने हैं उनकी तैयारी इन लिजिटिमेट इंस्टीट्यूशंस को करने का डोमेन दीजिए, इनको इक्विप कीजिए। और अगर आपसे नहीं हो पाते हैं इक्विप, तो मेहरबानी करके बोर्ड एग्ज़ाम की रेलेवेंस बढ़ा दीजिए और इन एग्ज़ाम्स का चंगुल से बच्चों को बचाइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सत्संग में रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। जय माता दी। जय माता दी।